हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए 2025 के लिए एनवायरनमेंट की तपस्या सीरीज। और इसी के साथ साथ अगर आप समीक्षा अधिकारी की भी तैयारी कर रहे हैं आरओ 2025 के लिए, तो उसके भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ये चल रही है तपस्या नोट्स की, जिसमें हम लोग देखेंगे एनवायरनमेंट की क्लास को। ऑलरेडी इसमें मैंने 9 लेक्चर ले लिए हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। आज हम लोग प्रवाल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इक्वेटिक सिस्टम में प्रवाल पैदा होते हैं और यूट्रिफिकेशन क्या होता है, कैसे जो है कि बीओडी और सीओडी जो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपके बदलते पैटर्न के साथ बहुत जरूरी है ये क्लास, क्योंकि आयोग का जो बदलता हुआ पैटर्न है कि अब आपसे केवल कॉन्सेप्ट के बेस पे 1 या 2 प्रश्न नहीं रहेंगे, लगभग 30, 35, 40, 45 प्रश्न तक हो सकते हैं। और साथ में आपकी फैक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसीलिए आप एनवायरनमेंट इकोलॉजी की हमारी ये क्लास कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ कुछ हमारे कोर्सेज भी लॉन्च किए गए, जिनके बारे में आपको अपडेट दे देता हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस, स्पेशली जो बच्चे 2025 का मेंस लिखना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हो, तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आप हमारे जुड़ सकते हैं, जिसमें स्पेशली आपको सबसे पहले ऑप्शनल, इट मींस कि पेपर 5 और पेपर 6 की टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, जिसमें डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है 24 दिन तक, जिसमें आपको कॉपी इवेल्युएशन भी मिलेगा फीडबैक के साथ ही साथ मॉडल आंसर राइटिंग भी जो होती है, मॉडल आंसर जिस पे हम डिस्कस करते हैं यूट्यूब के साथ ही साथ। और आज मैं इस पर एक लाइव सेशन भी ले रहा हूं, शाम में 7:30 बजे है। ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पे मैंने उसका लिंक भी पोस्ट कर दिया है। और इसी तरीके से अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो आप परिणाम नोट्स के साथ जा सकते हैं, तपस्या नोट्स के साथ जा सकते हैं, या फिर लक्ष्य भेद नोट्स जो कि पूरी तरीके से मेंस आंसर राइटिंग के लिए है। और यूपी स्पेशल का पेपर 5 और 6 के भी आंसर राइटिंग के नोट्स तैयार हो गए। कंप्लीट जानकारी आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, जहां पर आप मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ओनली मैसेज के थ्रू। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर हम लोग हैंड रिटन नोट्स के द्वारा क्लास कर रहे थे, और इसमें हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए हैं। और आज हम लोगों ने, अच्छा ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, और जलीय इकोसिस्टम भी मैंने बता दिया था समुद्र के अंतर्गत। हाँ, ये आपको बताना था। देखिए, ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये जिस मैंने कोचिंग को किया था, जैसे दृष्टि आईएएस को मैंने कंप्लीट किया था कोचिंग को, तो वहाँ पर जो है कि नोट्स बनाए थे, साथ ही साथ उसकी सिनॉप्सिस भी तैयार की, और इसमें वैल्यू एडिशन के लिए मैंने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर किसी को ये लग रहा हो कि नहीं ये इनके नोट्स हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, टीचर सेम थे, लेकिन मैंने उसमें वैल्यू एडिशन भी किया है। चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। तो जलीय इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी होती है, उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं? सिंपल सी बात समझिएगा, प्रोडक्टिविटी निर्धारित करने के लिए आपके प्लांट होने की बहुत जरूरत होती है। प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं, और समुद्र में अगर हम बात कर रहे हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है आपकी शैवाल। शैवाल अगर नहीं होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, और शैवालों के न होने से ना तो प्रवाल होंगे, और प्रवालों पर निर्भर रहने वाली जो नेक्टन ग्रुप होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, मछलियों का समूह भी नहीं रहेगा। इस तरीके से पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपका कोलैप्स कर जाएगा, और इस वजह से काफी प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो उत्पादकता होती है, वो कहीं ना कहीं प्लांट से होती है, क्योंकि प्लांट ही भोजन बनाते हैं, वही प्रोडक्टिविटी तय करते हैं किसी भी इकोसिस्टम की। तो इनके लिए क्या जरूरी होता है? देखो, सौर प्रकाश की उपलब्धता बहुत जरूरी होती है। अगर किसी भी प्लांट को भोजन बनाना है, तो सौर प्रकाश होना बहुत जरूरी है। सोलर एनर्जी के बिना वो भोजन नहीं बना सकता है, चाहे वो स्थल खंड का प्लांट हो या फिर वाटर बॉडीज का प्लांट हो। दूसरा, उसको जो है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता है कि नहीं। हालांकि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं, निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें चाहिए होती है। लेकिन उन प्लांट पर निर्भर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनको ऑक्सीजन तो मिलेगी ना। तो अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वो पोषक तत्व जो है कि प्रदान नहीं कर पाएंगे पेड़ पौधों को। साथ ही साथ टेम्परेचर। तो ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे, किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को तय करने के लिए बहुत मैटर करते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे। सबसे पहले देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है, और इस फैक्टर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि एक होता है फोटिक जोन और एक होता है अफोटिक जोन। अच्छा, ये समुद्र में क्या होता है? कल ही मैंने आपको 4 कैटेगरीज बताई थी समुद्र में। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा लास्ट क्लास को, तो ये देख सकते हो, जहां पर आपको देखने को मिलेगा नेरेटिक जोन होता है, पेलेजिक जोन होता है, बाइथल जोन होता है, और अबाइसल जोन होता है। ये इस तरीके से होता है पूरा नीचे जाते समय, या जिसको एपीलिमनियन, थर्मोक्लाइन और हाइपोलिमनियन भी
कहते हैं। और इनमें पाए जाने वाले जो जैविक घटक होते हैं, जैविक समुदाय, न्यूस्टन होते हैं, पेरिफाइटन होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, नेक्टन होते हैं और बेंथोस होते हैं। इन सभी के बारे में आपको मैंने कल बहुत डिटेल से डिस्कस भी किया था। अगर आप इन नाम से ही केवल अगर आपको याद आ गया कि हाँ सर, न्यूस्टन और पेरिफाइटन एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, प्लैंकटन जिसमें प्रवाल और शैवाल होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, बेंथोस सर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, ये पोषक तत्व तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके भोजन करते हैं। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई इतनी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको और कैटेगरी वाइज कर सकते हो कि फोटिक जोन ऐसा जोन होता है जहां पे समुद्र के अंतर्गत जितनी गहराई तक प्रकाश संश्लेषण पहुंच रहा है, इट मींस कि जितना गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है उसे फोटिक जोन कहेंगे। और अफोटिक का मतलब होता है उसके नीचे वाली सतह जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है। मान के चलते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर यहाँ पे हमारे सूरज चाचू बने हुए हैं और यहां पर आपका समुद्र है, कुछ इस तरीके से समुद्र है, ठीक है, इस तरीके से समुद्र है, तो समुद्र की जो किरणें हैं दोस्तों, समुद्र में जो आने वाली जो किरणें, मान लीजिए समुद्र की यहां तक आ रही हैं किरणें समुद्र में, ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश केवल यहीं तक पहुंच पा रहा है, इससे नीचे नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये वाला जो जोन हो गया जहां तक सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये पूरा जोन क्या हो गया, फोटिक जोन हो गया। फोटिक जोन का मतलब क्या होता है, जहां पर प्रकाश पहुंच सकता है। और इसके नीचे वाला जो एरिया है दोस्तों, इसके नीचे वाला ये वाला एरिया, ये क्या हो गया, अफोटिक जोन हो गया, क्योंकि यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसी दशा में कौन आपको मिलेंगे, बेंथोस जीव मिलेंगे, जहां पर वो कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, न कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, क्योंकि यहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो शैवाल कौन से जोन में आएगा, क्योंकि शैवाल तो भोजन बनाता है, सूर्य के प्रकाश से बनाता है, इट मींस कि फोटिक जोन में आ जाएगा। तो यहां पर सीधी सी बात समझना है कि गहराई के साथ साथ जल सतह की पारदर्शिता में संबंध होता है, और यहीं पर प्लवक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। प्लवक कौन से, चाहे वो शैवाल की बात कर लीजिए, चाहे वो प्रवाल की बात कर लीजिए। जंतु प्लवक की बात करेंगे तो प्रवाल हो जाएगा, वनस्पति प्लवक की बात करेंगे तो शैवाल हो जाएगा, क्योंकि शैवालों को जो पोषक तत्व मिलता है वो किससे मिलता है, प्रवालों से मिलता है। और प्रवालों को जो भोजन मिलता है और साथ ही साथ आवास मिलता है वो किससे मिलता है, शैवालों से मिलता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है दोस्तों, म्यूचुअलिज्म संबंध है, दोनों को ही बेनिफिट की कंडीशन होती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि जो प्लवक हैं, जो प्रवाल मतलब शैवाल जो होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उन्हीं को क्या कहते हैं, पादप प्लवक कहते हैं। और यहां पर ध्यान देना कि श्वसन क्रिया जो है कि दोनों के द्वारा की जाएगी, यानी कि पादप प्लवक के द्वारा भी और प्रवालों के द्वारा भी। भैया शैवाल भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और श्वसन की क्रिया भी करेगा, क्योंकि अगर उसे जीवित रहना है तो श्वसन की क्रिया तो करेगा ही करेगा। और प्रवाल भी एक जीव होने के नाते श्वसन की क्रिया वो करता है। और इस वजह से जहां पे वनस्पति और जीव जंतु दोनों पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं, यानी एक तो भोजन बनाने वाला और एक भोजन को ग्रहण करने वाला, दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं, तो उस क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और जहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, इट मींस कि वहां पे जैव विविधता भी क्या होगी दोस्तों, जैव विविधता औसत से अधिक होगी। औसत से कम कहां पे होगी, जहां पे केवल भोजन करने वाले जीव जंतु तो हैं, लेकिन वहां पे भोजन बनाने वाले कोई भी घटक नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर आपके घर की हम बात करें तो कहां पर आपके घर में ज्यादा संभावना रहेगी कि आप लोग ज्यादा जीवित रह सकते हैं? जाहिर सी बात है, संभावना रहेगी कि सर अगर हमारे घर में भोजन बन रहा है, हमारे घर में पानी मिल रहा है, तो इट मींस कि हम ज्यादा दिनों तक जीवित रह सकते हैं। अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम सांस लेके ही केवल जीवित रह लेंगे क्या? कितने दिन तक जीवित रहोगे? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद आपका जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि भोजन की क्रिया और श्वसन की क्रिया दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में बहुत सारे जीव जंतु इन पे निर्भर रहते हैं। इसी को कहते हैं फोटिक जोन, जहां पे क्या देखने को मिलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखने को मिलती है। वहीं अगर अफोटिक जोन की बात करें, अफोटिक जोन की बात करें तो इनमें मिलेंगे बेंथोस, जो मैंने बताया था कि ये केवल और केवल क्या करते हैं दोस्तों, श्वसन क्रिया करते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं। यानी यहां पे कोई भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश कंपलसरी है, जो कि एक
समुद्र की एक सतह के बाद नीचे जाना बंद कर देता है गहराई में, और यहां पर जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें कोई भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। परिणामतः जैव विविधता और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डाउन हो जाती है। लेकिन एक कॉमन चीज ध्यान रखना, फोटिक जोन और अफोटिक जोन दोनों ही जोन में आपको नेक्टन मिलेंगे। नेक्टन मतलब होता है मछलियों का जो वर्ग होता है, स्पीसीज होती है मत्स्य वर्ग, ये सभी के सभी, क्योंकि ये प्रवालों पर भी निर्भर होते हैं इसीलिए फोटिक जोन में मिलेंगे। लेकिन जो कुछ मछलियां ऐसी भी होती है जो अफोटिक जोन पर निर्भर होती हैं, यानी छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जो कीट भक्षी होते हैं, उनको खाकर भी अपना जीवन जीती हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि मछली आपको दोनों ही ग्रुप में मिल जाएगी। अब एक सीधा प्रश्न बनेगा कि फोटिक जोन या पारदर्शी जोन या सूर्य प्रकाश ग्रहण करने वाले जोन में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, या फिर अफोटिक जोन जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, गहरे समुद्र के नीचे की बात कर रहा है, समुद्री सागर के नीतल की बात कर रहा है, क्या वहां पे बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता ज्यादा होती है? तो आपने क्लियरली बता देना है कि सर जैव विविधता तो ज्यादा वहां की होगी जहां पे भोजन के साथ श्वसन क्रिया दोनों हो रही है, वो हो जाएगा आपका फोटिक जोन। समझ में आ गई ये बात मेरे दोस्त? अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे चलते, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आई थिंक ये दिक्कत हो रही होगी। ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब समुद्र में ऑक्सीजन कहां से आएगी? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया शैवालों के द्वारा की जा रही थी, तो जो शैवाल ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, निर्मुक्त करते हैं, तो वो सामान्यतः कुछ तो जो है कि आपके जल में घुलनशील हो जाती है और कुछ वायुमंडल में रिलीज हो जाती है। हालांकि वायुमंडल में रिलीज होने का प्रतिशत बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, मुख्य रूप से जल में घुलनशील हो जाती है। लेकिन जल में भी घुलनशील होने की एक क्षमता होती है, उससे ज्यादा वो घुलनशील नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, इज इट क्लियर? अब यहां पे मान लेते हैं कि भैया शैवाल जब भोजन बनाता है तो शैवाल जो है कि 25% ऑक्सीजन को रिलीज करता है और 100% आपकी वाटर बॉडीज है, तो इसमें 25% तो ऑक्सीजन हो गई, 75% पानी हो गया। लेकिन एक लिमिट होती है, मान लेते हैं कि 100% में से केवल और केवल मैक्सिमम 40% तक ही हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पे 60% आपका पानी हो गया और 40% आपका ऑक्सीजन हो गया। लेकिन उससे ज्यादा भी अगर ऑक्सीजन आने लगी तो वो कंज्यूम नहीं होगी, यानी जल में ऑक्सीजन की भी एक निश्चित मात्रा होती है, उससे ज्यादा घुल नहीं सकती वो। इसीलिए इसको कहा जाता है कि अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हालांकि अभी मैं इसको आगे बताऊंगा इसी के नीचे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर मात्रा बढ़ती जा रही है और उससे भी अधिक अगर आपका O2 है यानी ऑक्सीजन है उपलब्ध है, तो आराम से प्रोडक्टिविटी चलेगी। कहने का मतलब है कि अगर एक बंकर में आपको 10 लोगों के साथ बंद कर दिया जाए, उसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन उतनी ऑक्सीजन है जितनी आप लोगों की आवश्यकता है, तो आराम से आप जीवित रह लोगे। अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपकी बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन के बराबर है तो भी प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक रहेगी, मैक्सिमाइज भी हो सकती है। लेकिन अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो गई और ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो गई तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और असंतुलन हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में। एग्जाम्पल के तौर पे आपके बंकर में 4 किलो ऑक्सीजन गैस है और आपको 10 लोगों की जगह अब हमने 50 लोगों को रख दिया। इसका मतलब है कि जैविक घटक को ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो गई, 10 से 50 लोग हो गए, लेकिन ऑक्सीजन की जो लिमिट थी वो 4 किलोग्राम ही है। इसी वजह से यहां पे प्रोडक्टिविटी घटने लगेगी, क्योंकि सभी लोग 50 लोग जो है कि रहेंगे जो बंकर में, वो सब के सब ऑक्सीजन ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से सभी को थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन मिलेगी और इस वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और इसी दशा को हाइपोक्सिया और एनॉक्सिया कहते हैं, जिसमें मछलियां मरने लगती हैं। कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ऐसी क्या वजह थी कि नदियों में मछलियां मर के ऊपर आ गईं। एक ये भी रीजन होता है कि हाइपोक्सिया हो जाता है, क्योंकि पानी में घुलने वाले जो ऑक्सीजन है वो तो लिमिटेड होती है, लेकिन पानी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जैविक घटक को कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है और उसे विघटित करने के लिए हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है। परंतु ऑक्सीजन की मात्रा तो उपलब्ध है लेकिन वो लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है, और ऐसे में जितने भी जीव जंतुओं की संख्या बढ़ेगी, कहीं ना कहीं हर एक जीव जंतु के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी और इसी वजह से हाइपोक्सिया एनॉक्सिया जैसी कंडीशन बढ़ेगी। अब बात आती है कि समुद्र में सर
कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बनिक पदार्थ कौन वेस्ट करता है? तो केवल जीव जंतु या पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि हम मानव प्रजाति जो हैं वो सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले करते हैं। आप जितना भी नदियों के किनारे घूमने जाते हो, तालाब के किनारे घूमने जाते हो, नहरों के किनारे घूमने जाते हो, समुद्र के किनारे घूमने जाते हो, बहुत सारा अपना कार्बनिक कचरा वहीं छोड़ाते हो। चाहे वो कपड़े हो, साबुन हो, शैम्पू हो, खाने की चिप्स हो, रैपर्स हो, बोतल हो, खाने पीने की कुछ भी आइटम हो, बहुत सारी चीजें हम समुद्री वाटर के किनारे या फिर नदियों के किनारे, नहरों के किनारे गंदगी फैलाते हैं। और ये सभी चीजें आपस में अल्टीमेटली जुड़ते हुए समुद्र से जुड़ जाती है, जिस वजह से समुद्र में कचरा फैल जाता है। प्लस इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, व्यापार होता है, जिस वजह से जैसे तेल का रिसाव हो जाता है, कोई सामान जो है कि कचरा गिर गया समुद्र की लहरों की वजह से, इस वजह से वो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ने लगती है। और यही कारण है मेरे दोस्त, जिसकी वजह से क्या होता है कि मृत्यु होने लगती है हाइपोक्सिया एनोक्सिया की कंडीशन में। समझ में आ गई बात? अगर यहां तक आ गई है तो वीडियो को तुरंत मेरे दोस्त लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग आगे के टॉपिक पर पढ़ें। बस 1 सेकंड लगता है, क्योंकि वीडियो लाइक होने से क्या होता है, हमें समझ में आता है कि आपको टॉपिक पसंद आ रहा है। और अगर नहीं पसंद आ रहा है, नहीं चीजें समझ में आ रही है, तो आप वीडियो लाइक भी मत करिए और वीडियो आराम से बंद कर दीजिए। आपको नहीं पसंद आ रही है तो क्यों देखोगे, है ना? लेकिन अगर पसंद आ रही है और आप रेगुलर देख रहे हो, आगे और देखना चाहते हो, तो प्लीज इसे लाइक कर देना। अब आगे देखते हैं, हाइपोक्सिया एनोक्सिया की कंडीशन क्यों आती है? क्योंकि जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है एक निश्चित घुलनशील होती है, यानी सप्लाई इज कांस्टेंट। एक निश्चित समय के बाद ऐसा भी होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। इसका सीधा रिलेशन होता है टेम्परेचर से, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट करता है। अब पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि टेम्परेचर, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन की बात की, चलिए अच्छा पहले ऑक्सीजन वाले टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। जो ऑक्सीजन की मात्रा, सूर्य प्रकाश समझ में आ गया दोस्तों। सोलर जो सौर प्रकाश था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो थी फोटिक और अफोटिक जोन में कैसे होती है, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब आपको ये भी चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, इसके पीछे रीजन क्या होता है दोस्तों। देखिए, पदार्थ अगर कोई भी होते हैं तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं होता, और एक होता है कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन होता है। आपको मैंने बताया था डिकम्पोजर के बारे में, डिकम्पोजर के बारे में बताया था। ये क्या होते हैं? ये अपघटक होते हैं। ये किसको तोड़ते हैं? मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, क्योंकि उनका विघटन करके ही इनको भोजन भी मिलता है, इनके पोषक तत्वों की मात्रा भी पूरी होती है। तो सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों का वो लोग विघटन करते हैं, लेकिन अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थों के विघटन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसी को हम सीओडी बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट मींस कि केमिकल तो ये भी है, केमिकल ये भी है। फर्क क्या है कि इसमें कार्बनिक नहीं होगा, इसमें कार्बन मिलेगा। तो दोनों ही प्रकार के केमिकल होते हैं, और इनको विघटित करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसी को हम सीओडी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कार्बनिक अकार्बनिक में क्या होगा, अगर आप देखोगे तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होती है तो CO2 अलग होता है, H2O अलग होता है और ATP अलग होता है। कहने का मतलब हो गया कि जो भोजन होता है, जो पदार्थ होता है, जो कार्बनिक घटक होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है विघटित होने के लिए, तो CO2 फिर निर्मुक्त होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल भी निकलता है, और बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो क्या किया जाए? इसका मतलब क्या है कि हम कार्बनिक पदार्थों को अधिक से अधिक समुद्र में डाल दें क्या, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमें कम से कम कार्बनिक पदार्थों को समुद्र में डालना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी जो है कि बैलेंस बनी रहे, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी निर्मुक्त नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे अगर आप देखोगे कि सीओडी प्लस बीओडी की अगर हम बात करें तो ये टीओडी हो जाता है, यानी कि टोटल ऑक्सीजन डिमांड। तो सीओडी क्या होता है समझ में आ गया दोस्तों, कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिस केमिकल में आपका अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों ही बातें होती हैं। लेकिन जब बीओडी की बात होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक घटकों का विघटन करने के लिए, और जैविक घटक में ऑलवेज कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कभी भी नहीं आता। ऑलवेज कौन सा पदार्थ आएगा? कार्बनिक पदार्थ आएगा। तो इनके विघटन के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसी को हम बीओडी कहते हैं। और जब इन दोनों को काउंट कर लिया जाएगा तो टीओडी हो जाएगा, टोटल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे एक लाइन मैंने लिखी है, इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये समझ में आता तो इसका मतलब टॉपिक मेरा समझाना सक्सेस हो गया।
चूंकि सीओडी का आकलन कठिन कार्य होता है, इसीलिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता गुणवत्ता निर्धारण के लिए हम बीओडी का आकलन करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हम अगर किसी भी एक्वेटिक सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को चेक करते हैं कि उसका कितना प्रोडक्टिविटी है कितना नहीं, उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसी से संबंधित हम इसका स्टडी करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए। हम सीओडी को क्यों नहीं इंक्लूड करते? क्योंकि सीओडी में बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। अगर मैं कहूं H2O की बात करूं तो जल भी क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है कि नहीं है? बहुत सारे ऐसे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिस वजह से इनके विघटन की गणना कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम सीधे कार्बनिक पदार्थों की गणना करते हैं, यानी बीओडी की बात करते हैं। तो सीधी सी बात समझ लो, जितनी अधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी उतना ही बीओडी की मात्रा जरूर अधिक होगी इन इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, कि जितना अधिक आप कार्बनिक कचरा फेंकोगे समुद्र में उतना ही अधिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत होगी। और ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है? कांस्टेंट होती है, यानी ऑक्सीजन कांस्टेंट होती है। जब इसकी कांस्टेंट मात्रा से अधिक आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने लगेगी तो जाहिर सी बात है एनॉक्सिया, हाइपोक्सिया जैसी बीमारी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा आप नहीं बढ़ा सकते, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो रही है। कैसे हो रही है? आ जाओ तापमान वाले पॉइंट को भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। देखो ये जो बेसिक पॉइंट्स है ना, ये आप किताबों में भी अगर पढ़ रहे होगे तो वहां पे भी मिलेगा, लेकिन वहां पे थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां की भाषाएं थोड़ी जटिल होती हैं। अब यहां पर हम लोग टेम्परेचर से कनेक्ट करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोल्ड वाटर है, यानी एक ठंडा पानी है, और अगर इसकी टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, कोल्ड वाटर यानी कि नॉर्मल वाटर है, अगर आप उसे गर्म करते जाते हो एक सीमा तक, एक लिमिटेड तक, अगर एक लिमिट टाइम है 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, अगर एक निश्चित सीमा तक अगर आप उसे गर्म करोगे तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता में क्या होगा? वृद्धि होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 5 लीटर वाटर को क्या किया? गर्म किया। 5 लीटर वाटर का धीरे धीरे जो है कि ठंडा पानी था और उसके टेम्परेचर को गर्म कर रहे हैं। अभी अगर इसमें ऑक्सीजन मान लीजिए 20% है, तो धीरे धीरे अगर आपने मान लो 1 घंटा गर्म किया, हालांकि कुछ पानी उड़ भी जाएगा, लेकिन इसमें जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होकर कितना हो जाएगा? लगभग 35% हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब हो गया कि जो समुद्र के वाटर हैं, जो ठंडे पानी होंगे, ग्लेशियर वगैरह, जब वो धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता में वृद्धि हो रही है। लेकिन वो गर्म होकर तो हो गया वार्म वाटर दोस्तों। वार्म वाटर, या फिर दूसरी भाषा में अगर आप कहोगे 30 डिग्री 35 डिग्री 28 डिग्री 25 डिग्री के तापमान जो होते हैं, मतलब कि जो 25 डिग्री 28 डिग्री 30 डिग्री अक्षांशीय समुद्र जो होते हैं, जो जैसे भारत के आसपास के जो समुद्र हैं वो किस डिग्री पे हैं? 20 डिग्री के आसपास होंगे, 16 डिग्री आसपास होंगे। इसी तरीके से भूमध्य सागर को देख लो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देख लो, यहाँ के अगर वार्म वाटर और भी ज्यादा गर्म होते जाए, अगर इनको टेम्परेचर दोबारा दिया जाएगा तो अब ऑक्सीजन की घुलनशीलता में कमी आने लगेगी, क्योंकि वो हॉट वाटर की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है दोस्तों, उस ग्लोबल वार्मिंग से आपका जो ठंडा पानी था वो कैसा होने लगा? ग्लोबल वार्मिंग से वार्म वाटर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, और वार्म वाटर से अब वो हॉट वाटर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी कोई जीव जंतु जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम जैसे वनमानुष जिम्मेदार है, मनुष्य जिम्मेदार है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का मान बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और जो नॉर्मल वाटर था वार्म वाटर से हॉट वाटर की ओर कन्वर्ट हो रहा है, और घुलनशीलता क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कम होती जा रही है। इस वजह से भी समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। और जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के विघटन करने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन होती है, इसी को हम बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी मैंने आपको बता ही दिया, तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त कि अब बीओडी का आकलन कैसे किया जाता है। तो अब जरा यहां पर देख लेते हैं, अगर इन शॉर्ट करके एक छोटा सा एक बार दोबारा झलक देख लेते हैं, तो क्या समझ में आया कि प्रोडक्टिविटी कहां पे अधिक होगी? जहां पर सबसे अधिक क्या होना चाहिए? सौर प्रकाश की उपलब्धता होनी चाहिए फोर्टिक जोन में, जहां पे भोजन भी बनेगा और भोजन करने वाले लोग भी होंगे। दूसरा, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए, यानी बीओडी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए कार्बनिक पदार्थों की अपेक्षा। और बीओडी की अपेक्षा क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन की उपलब्धता ज्यादा होनी चाहिए। टेम्परेचर का मान अगर एक एवरेज रहेगा, तो ये मान के चलो कि टेम्परेचर कैसा रहेगा? कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की घुलनशीलता में वृद्धि करेगा, न कि कमी। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है। समझ में आया?
चलिए, यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। तो अगर ये चीज मेरे दोस्त समझ में आ गई है तो अब मैं आपको सीधे सीधे समझाने वाला हूं सुपोषण की क्रिया, जो कि बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एस्पिरेंट या बहुत सारे बच्चे जो है कि इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, सुपोषण से हर बार एक प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है, घुमा फिरा के, कि सुपोषण क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीज पूछी जाती है। और यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या सुपोषण एक पर्यावरणीय समस्या है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता के आधार पे जीवीय अनुक्रमण की प्रक्रिया या जीवन चक्र, इसी को हम लोग सुपोषण कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, सबसे पहले एक कंडीशन होती है ओलिगोट्रॉफिक, फिर ओलिगोट्रॉफिक से हम मीजोट्रॉफिक्स तक जाते हैं, फिर मीजोट्रॉफिक से हम यूट्रॉफिक तक आते हैं। ओलिगोट्रॉफिक से मीजोट्रॉफिक और मीजोट्रॉफिक से यूट्रॉफिक तक आने वाली क्रिया में क्या होता है, जैसे जैसे हम जाते हैं तो पोषक तत्व की मात्रा बढ़ने लगती है, यानी कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, बढ़ने लगती है धीरे धीरे, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ने लगती है, मैक्सिमाइज हो जाती है, जहां पे पारिस्थितिकी तंत्र की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, यानी ओलिगोट्रॉफिक से अगर आप मीजोट्रॉफिक तक पहुंचे हैं तो वहां तक तो आपकी पोषक तत्व की मात्रा बढ़ रही थी, बीओडी की डिमांड बढ़ रही थी, और प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन होने की वजह से उसका प्रॉपर विघटन हो रहा था, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी भी क्या थी, मैक्सिमाइज थी। लेकिन जैसे ही मीजोट्रॉफिक से हम यूट्रॉफिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी यूट्रिफिकेशन की क्रिया होने लगती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा डबल हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाती है, और ऐसे में ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है। इस वजह से पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाता है, असंतुलित होने लगता है, और यहीं पे द्वितीय जीवीय अनुक्रमण प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अर्थात दोबारा जो है कि पूरी प्रक्रिया शुरू होने लगती है, और फिर वो कहां पे आती है, फिर ओलिगोट्रॉफिक तक आने शुरू हो जाती है। तो अब इसका जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, सीधी सी बात समझिए कि जब आप यूट्रॉफिक तक पहुंचे, सुपोषण तक, तो भैया बाह्य स्रोत से एक्वेटिक सिस्टम में कार्बनिक पदार्थों की जब प्राप्ति होगी, यानी पोषक तत्वों में वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी गुरुजी। तो इस वजह से क्या होगा, बाह्य स्रोत से जब एक्वेटिक सिस्टम में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा हो रहे हैं, अब वो बाह्य स्रोत क्या हो सकते हैं, नदियों के द्वारा हो सकते हैं, या फिर मनुष्य की गतिविधियों के द्वारा हो सकते हैं, या फिर वनों का उन्मूलन करने के कारण हो सकते हैं। जितनी भी मानवीय क्रियाएं होती हैं, कहीं ना कहीं 90%, मैंने कितना होता है, 90% इन्हीं का योगदान होता है सुपोषण को बढ़ाने में, यानी कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, पोषक तत्वों में वृद्धि होगी, और किसी भी शैवाल को प्रस्फुटित होने के लिए या विकसित होने के लिए या अधिक से अधिक अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें पोषक तत्व की मात्रा चाहिए। और जैसे ही पोषक तत्व मिलने लगता है तो शैवालों की संख्या में क्या होता है, अप्रत्याशित दर से वृद्धि होती है, एल्गी ब्लूम होता है, और जिसकी वजह से जल की सतह की पारदर्शिता में कमी आने लगती है। कैसे, मान लेते हैं कि जैसे ये जल की सतह है, फॉर एग्जांपल समझिएगा, ठीक है, ये जल की सतह हो गई, मैंने एक ऐसी बना दिया जल की सतह। अब इस तरीके से जो जल की सतह है, अभी तक जो प्रकाश था मेरे दोस्त, अभी तक जो प्रकाश था वो यहां तक एंट्री कर पा रहा था, यहां तक, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे शैवालों की मात्रा बढ़ती चली गई, जैसे जैसे, क्योंकि उन्हें तो चाहिए था पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश मिल ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से मिल ही रही है, पोषक तत्व प्रवाल दे ही रहे थे, तो इस तरीके से इतनी घनी मात्रा में हो जाते हैं, ये पूरे रेड रेड हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होता है, इसको रेड टाइड भी बोल देते हैं। और अब नीचे प्रकाश नहीं जा पाएगा, अब नीचे जो है कि अगर मान लो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो अब यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि सारा का सारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही कर रहे हैं, और इतने ये घने हो गए हैं कि नीचे प्रकाश जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो जो प्रकाश पहले यहां आ पा रहा था, अब वो यहां नहीं आएगा, जिससे नीचे के जो अंदर वाले जो शैवाल हैं या जीव जंतु है वो मरने लगेंगे, जिनको सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। ये क्यों हुआ, क्योंकि पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हुई, जिससे शैवालों की अप्रत्याशित दर में वृद्धि होने लगी, जिसको हम लोग एल्गी ब्लूम कह देते हैं या फिर रेड टाइड भी कहते हैं। और अंदर की परतों में जो सौर प्रकाश होता है वो नहीं पहुंचने लगता, या यूं कहे कि वो कम मात्रा में पहुंचता है, जिससे अंदर के शैवाल मरने लगेंगे और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा फिर बढ़ेगी, क्योंकि शैवाल भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ से युक्त है। और इसी तरीके से बीओडी की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाएगी, फाइनली हाइपोक्सिया शुरू हो जाएगा और छोटी बड़ी मछलियां मरने लगेंगी, और फिर यही मछलियां मर के क्या होता है, ऊपर आने लगती हैं। तो ये पूरी यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस थी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा और पूरे प्रोसेस को फिर से समझ लीजिएगा। तो अल्टीमेटली
कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा है उससे पोषक तत्व की प्राप्ति होने से ही सुपोषण की क्रिया होती है, क्योंकि शैवाल उससे और तेजी से फैलने लगते हैं। शैवाल ऊपर की परतों को पूरा ढक लेते हैं और पानी के अंदर फिर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। जो अंदर की छोटी छोटी शैवाल थे वो मरने लगते हैं, जिन पे निर्भर प्रवाल मरेंगे, उन पे निर्भर मछली मरेंगी, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती केवल एक गलती से। वो गलती क्या? ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें 90% आप वाटर बॉडीज में क्या कर रहे हो? कार्बनिक पदार्थों को या वेस्टेज को फेंक रहे हो। इसीलिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझिए और फिर पूरे इकोसिस्टम को आप सुरक्षित कर लेंगे। समझ में आ गया मेरे भाई? अब जरा एक एक करके हम यहां पे और भी चीजों को समझा देते हैं आपको। जैसे अगर देखोगे कि पादप प्लवक इन पे निर्भर होते हैं जंतु प्लवक, हालांकि जंतु प्लवक पे ये भी निर्भर होते हैं, और जंतु प्लवक पे निर्भर होते हैं सीधे सीधे छोटी मछलियां, और छोटी मछलियों पे बड़ी मछलियां निर्भर होते हैं। इन्हीं को हम लोग नेक्टन या पिसीज भी कह देते हैं इस समूह को। क्यों मैंने कहा कि जंतु प्लवक क्यों निर्भर होते हैं पादप पे? क्योंकि इन्हें आवास चाहिए होता है, घर चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। और पादप प्लवक क्यों इन पे निर्भर होती है? क्योंकि इन्हें पोषक तत्व चाहिए होते हैं। इस वजह से जो है कि इन पे निर्भर रहते हैं। अब यहां पे देख लेते हैं, देखो जूजेंथली की बात करेंगे, इसको हम जूजेंथली भी बोल देते हैं, जिसमें ब्राउन ग्रीन एल्गी होते हैं, यानी कि जो नीले हरे या हर प्रकार के जो शैवाल होते हैं, जो सामान्यतः सौर ऊर्जा से क्या करते हैं? बायोमास ऊर्जा में चेंज कर देते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान। जो लाइट एनर्जी होती है उसे ये लोग कार्बोहाइड्रेट कह दो, स्टार्च कह दो, मंड कह दो, बायोमास कह दो, जो भी आप कह सकते हो, भोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान। और इन्हीं के सहजीवी घटक होते हैं कोरल यानी कि प्रवाल, जिनको सेलेंट्रेटा भी कह देते हैं या फिर सी एनिमोन भी कह दिया जाता है। ये भी इस पर निर्भर होते हैं। अब पूरी प्रक्रिया को जरा इन शॉर्ट आप समझिए मेरे साथ। देखो क्या लिखा है मैंने यहां पे लिखा है कि प्रवाल को पोषक तत्व प्राप्त जैसे जैसे होंगे, वहीं प्रवाल से प्राप्त अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थ का उपयोग शैवाल पोषक तत्व के रूप में करते हैं। भैया प्रवालों को जो पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं भोजन से तो हो ही रहे हैं, भोजन भी मिल रहा है, और वहीं जो प्रवाल से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है कार्बनिक पदार्थ, वो शैवालों को प्राप्त होता है पोषक तत्व के रूप में। और जिससे इन दोनों के बीच में एक सहजीवी संबंध हो गया, यानी दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, और इस तरीके से फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है पादप प्लवक, और इससे क्रियाशीलता भी बढ़ती है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? मजबूत होता है। साथ ही साथ यहां पर दो पॉइंट को आपको समझना है। क्या समझना हो? दो पॉइंट। जैसे यहां लिखा है कि जैव विविधता यहां पे औसत से अधिक होगी। क्यों होगी मेरे भाई औसत से अधिक? क्योंकि मैंने क्या बताया कि औसत से अधिक होने के लिए आपको भोजन और श्वसन दोनों क्रियाएं देखने को मिलनी चाहिए, और इसी वजह से हम क्या कहते हैं? प्रवालों को या फिर शैवालों को वर्षा वन भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे अधिक पोषक तत्व की मात्रा है, श्वसन की प्रक्रिया है, भोजन निर्माण की प्रक्रिया है, सब कुछ यहीं पे सबसे अधिक हो रहा है। अच्छा, कोरल के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, इनका अपना कोई कलर नहीं होता। मुख्य रूप से ये चूना पत्थर से निर्मित होती है संरचना, और इनकी जो बॉडी होती है मुख्य रूप से चूने पत्थर से निर्मित होती है। इसीलिए इसको कोरल रीफ भी कहा जाता है। कोरल रीफ, रीफ मतलब क्या होता है? उनकी खोल या उनकी कवर या उनकी संरचना, और कोरल मतलब प्रवाल। इनके ऊपर जो संरचना पाई जाती है वो चूने पत्थर से निर्मित होती है। लेकिन फिर ये रंगीन क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो आपके शैवाल होते हैं, कोई हरे रंग का है, कोई नीले रंग का है, कोई लाल रंग का है, कोई पीले रंग का है, इन शैवालों के अंदर ही प्रवाल रहते हैं घरों के रूप में। इसीलिए प्रवालों का रंग भी इन्हीं शैवालों की तरह होने लगता है। अगर शैवाल मरने लगेंगे तो प्रवालों का रंग भी कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, अर्थात कोरल भी मरने लगेगा। क्योंकि सहजीवी संबंध होने के कारण ही अगर एक मरेगा तो दूसरा भी मरना शुरू कर देगा। क्लियर है बात? तो जूजेंथली के कारण ही हरे भूरे रंग के जो है कि ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि जूजेंथली जो होते हैं, शैवाल जो होते हैं, हरे रंग के, भूरे रंग के, नीले रंग के, लाल रंग के, अलग अलग खूबसूरत रंगों के होते हैं। इसमें सुरक्षित या आवास के रूप में रहने वाले प्रवाल भी इसी कलर के हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि कब शैवाल और प्रवाल के लिए खराब स्थिति हो जाएगी, विकास के लिए जो प्रतिकूल दशाएं होती हैं, जैसे ही जूजेंथली से अलग होंगे ये, तो इनका रंग कैसा हो जाएगा? सफेद होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सफेद क्या रंग था इनका? मुख्य रूप से चूने पत्थर से निर्मित थे, इसलिए सफेद रंग से होंगे। और वैसे ही रंग होने की प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं, यानी कि कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। और ये क्यों अलग होंगे? क्योंकि जूजेंथली भी मरने लगेंगे, और इसी विरंजन दर के अधिक होने से, यानी औसत से अधिक होगा तो प्रवालों की मृत्यु होगी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होगा, जिससे जल का प्रदूषण बढ़ेगा और जैव विविधता का ह्रास होगा। तो वर्तमान में अगर आप देखोगे तो क्षेत्रीय स्तर पर जो जल प्रदूषण किया जा रहा है नदियों में, समुद्रों में, और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, जिससे जल के सतह के टेम्परेचर वृद्धि हो रही है, तो प्रवाल के विरंजन में बहुत बड़ा रोल दे रहा है, और समुद्री प्रदूषण संबंधी जटिल पर्यावरणीय समस्याएं भी क्रिएट कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको समझना था।
समझ में आ गया मेरे दोस्त। तो अब यहाँ पे ये चीजें पूरी समझ में आ गई होंगी कि जी हाँ सर, पोषक तत्व की प्राप्ति अगर अधिक होगी तो तो क्या होगा, पोषक तत्व की प्राप्ति अधिक होगी, प्रवालों के अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थ से शैवालों की मात्रा बढ़ेगी, शैवाल और प्रवाल सहजीवी संबंध रहेंगे, फूड चेन का निर्माण होगा जिससे जो है कि प्लवक और क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी, जैव विविधता अधिक होगी। समुद्री वर्षावन इसीलिए कहते हैं जैसे हमारे सदाबहारी जो वृक्ष होते हैं 0 से 10 डिग्री के बीच में। प्रवालों का अपना कोई कलर नहीं होता, मुख्य रूप से वो चूने पत्थर के होते हैं, परंतु जूजेंथली के साथ रहने के कारण ये हरे भूरे लाल पीले हर रंग के दिखते हैं। लेकिन जैसे ही जूजेंथली से अलग होते हैं इट मीन्स कि इनका रंग सफेद होना शुरू हो जाता है चूने कलर में, और इसी प्रक्रिया को हम कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहते हैं। और जब ये अधिक होता है, बहुत तेजी से होने लगता है, तो प्रवालों की मृत्यु होगी, सारा का सारा समुद्री पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाएगा और जल प्रदूषण होने लगेगा, जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा। क्योंकि प्रवालों के मरने पे जो पोषक तत्व शैवालों को मिल सकता था अब वो नहीं मिलेगा, और जिस वजह से पादप भी मरने लगेंगे। और जब किसी भी इकोसिस्टम में पादप नहीं रहेंगे, भोजन नहीं बनेगा, उत्पादकता के लिए जो है कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज के जो वेस्टेज हैं, जैसे आप देखोगे मुंबई की इंडस्ट्रीज हो गई, गुजरात की हो गई, या कर्नाटका की हो गई, तमिलनाडु की हो गई, ये जो इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हैं इनका मुख्यतः जो पानी होता है वो नदियों के माध्यम से समुद्रों में जाता है, और समुद्र में जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है, बीओडी की समस्या आती है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर की समस्या भी बढ़ने लगती है। और ये सभी कारण होते हैं जिससे प्रवाल विरंजन बढ़ने लगता है। प्रवाल विरंजन बढ़ता है तो समुद्री प्रदूषण भी होता है। आगे पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे इन शॉर्ट मैंने कर रखा है कि प्रवाल के विकास के लिए क्या क्या सहायक दशाएं हो सकती हैं। हालांकि जल सतह पहली बात, दूसरा जल की लवणता, तीसरा जल की स्वच्छता, चौथा जल की गहराई, और पांचवा अंतः समुद्री चबूतरा। अब यहाँ पे पूरा का पूरा मैं लेक्चर डिस्कस करूंगा आपके लिए प्रवालों के बारे में। अब देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। एक एक चीजों को समझते हुए चलना है आपको, बहुत आसानी से समझते हुए सारी चीजों को आपको समझना है। देखिए यहां पे लिखा है मैंने, सबसे पहले क्या लिखा है मेरे दोस्त, कि जल की सतह का टेम्परेचर, और यही प्रश्न आपके प्रवाल से संबंधित पूछ लिया था यूपीपीसीएस में। पूछा जा रहा है कि भैया 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री के बीच में नॉर्मल कंडीशन में प्रवाल जीवित रह सकता है, ना तो मैक्सिमम हॉट वाटर होना चाहिए ना ही कोल्ड वाटर होना चाहिए। आपसे पूछा गया था कि प्रवाल भित्ति का जो कोरल ब्लीचिंग बहुत तेजी से हुई थी अंडमान निकोबार के आसपास, वो क्यों हुई थी। तो कॉमन सेंस लगा लो मेरे भाई, अंडमान निकोबार 0 डिग्री के आसपास ज्यादा नजदीक है, 6 डिग्री मिनट से शुरू हो जाता है। साथ ही साथ हिंद महासागर के क्षेत्र में जहां पे टेम्परेचर जो है कि ऑलरेडी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस है, उसमें एक ऑप्शन भी था कि 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है हिंद महासागर में, और यही आंसर सही भी होगा। इसी वजह से प्रवालों की मृत्यु होने लगी थी। उसके पीछे एक और रीजन है, आप देखो ना, चक्रवात, जब मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा था वहां बताया था कि चक्रवात के लिए कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना ही चाहिए किसी भी महासागर का, इससे अधिक होगा तो अच्छी बात है, लेकिन कम होने पे चक्रवात आ ही नहीं सकता। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात क्यों आ रहे हैं, बहुत अधिक चक्रवात आते हैं, कई बार होता है उड़ीसा तट, आंध्र प्रदेश तट, बंगाल के तट जो है कि ध्वस्त हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल हो ही चुका है, उससे भी ज्यादा है, इसलिए चक्रवात आ रहे हैं। अब 27 से अधिक हो गया, 28 29 हो गया, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल कंडीशन थी प्रवाल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा हो गया उसका टेम्परेचर। इट मींस कि वहां पे पॉल्यूशन हो गया, टेम्परेचर जो है कि बढ़ गया हिंद महासागर का, इस वजह से प्रवाल भित्तियों की मृत्यु हुई। यही सीधा प्रश्न आया हुआ था मेरे दोस्त, सीधा सीधा यही होता है कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका, जिससे आप पेपर को टैकल कर पाएंगे। और ऐसे ही प्रश्न केवल पीसीएस ही नहीं, बल्कि समीक्षा अधिकारी 2023 का जो पेपर 24 में हुआ था 11 फरवरी को, उसमें भी 25 से 30 प्रश्न कॉन्सेप्ट के आधार पर थे। और अब आयोग का एक पैटर्न बदल रहा है कि अब वो कॉन्सेप्ट को लेके बहुत अवेयर हो रहा है, केवल रट्टाफिकेशन पे काम नहीं चलेगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं कि औसत से अधिक या कम तापमान के विषुवत-रेखी या मध्य उच्च अक्षांशीय वाले क्षेत्र में नो प्रवाल का विकास, यानी कि अगर आप विषुवत-रेखी क्षेत्र के आसपास देखोगे जहां पे अधिक तापमान होता है, हिंद महासागर वगैरह जो हो गए, इनमें जो है कि विषुवत के पास के जो क्षेत्र है बहुत तापमान अधिक होने से यहाँ पे कोई भी प्रवाल का विकास नहीं होगा। या फिर मध्य उच्च अक्षांश वाला अगर हम बात करें, मध्य उच्च अक्षांशीय वाले क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे शीत काल जो है कि मौसम ज्यादा होता है, 60 65 70 डिग्री वाला जो जोन होता है, यहाँ पे ठंडी ऋतु ज्यादा होती है, यानी कि कोल्ड वाटर होने लगता है, तो यहाँ पे भी प्रवालों का विकास नहीं होता। और यही वजह है कि ठंडी जलधारा में भी जो है कि प्रवालों का विकास नहीं होता। जितनी भी आप ठंडी जलधारा देखते हो विश्व की, चाहे वो आपकी कैलिफोर्निया की जलधारा देखने को मिल जाए, या फिर बेंगुला की जलधारा देखने को मिल जाए, हम्बोल्ट की जलधारा देखने को मिल जाए, ये सभी जलधाराओं में क्या होता है, कभी भी प्रवालों का विकास नहीं होता है। क्योंकि प्रवालों को जीवित रहने के लिए एक आदर्श कंडीशन चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा वो टेम्परेचर झेल ही नहीं पाएंगे।
तो यही तो कारण था मेरे दोस्त, हिंद महासागर में 2 डिग्री से अधिक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, दूसरा एक कारण होता है जल की लवणता। जल की लवणता की अगर मैं बात करूं, कल मैंने आपको लवणता के बारे में पढ़ाया भी था कि 27 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से लेकर 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पानी में 1000 ग्राम अगर आपने पानी ले रखा है, इसको जब आप खौलाते हैं, गर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसमें आपको 27 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक अगर क्या मिलता है, एसिड मिल रहा है, यानी कि लवण मिल रहा है, तब तो वो अच्छा पानी है। अगर उससे कम या उससे ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि वहां पे लवणता का मान अलग होने से वो मर सकते हैं प्रवाल। अब जरा मुझे बताओ कि लवणता कहां पे ज्यादा होती है, ये मैं आपको बताते चल रहा हूं। ज्योग्राफी में भी मैंने बताया था, यहां पे भी, कि जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा मेरे दोस्त, वहां पे पानी का जो है कि वाष्पीकरण ज्यादा होगा। जहां पे टेम्परेचर अधिक होगा वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो वहां पे लवणता भी तो ज्यादा होगी। अब मुझे ये बताओ, टेम्परेचर कहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा? 0 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि 1000 ग्राम पानी में अगर हम विषुवत रेखा पे गर्म करेंगे तो हो सकता है कि उसमें 70% के आसपास मिल जाए लवणता, यानी वो 30% के वॉल्यूम को भी क्रॉस कर गई, क्योंकि वहां पे तो इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है। इस वजह से लवणता भी बहुत जरूरी होती है। कहने का मतलब हो गया, ना तो मैक्सिमम खारा जल या ना ही बहुत ज्यादा मीठा जल, ये दोनों ही कंडीशन इसके लिए खराब है। हिंद महासागर में एक ये भी कारण है कि तापमान अधिक होने से उनकी लवणताएं बढ़ गई थी, और ये भी एक कारण था। साथ ही साथ लवणता जो है कि कम कब होगी? जब उसमें पानी की मात्रा अधिक होती जाएगी। मान लो आप 1000 ग्राम पानी को लेते हो, आप 1000 ग्राम पानी को लेते हो और उसे गर्म करते हो, या यूं कहें कि 1 लीटर पानी को गर्म कर रहे हो लवणता निकालने के लिए, और आपका भाई या आपकी कोई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, परेशान करने के लिए आपको बार बार उसमें 1 गिलास पानी मिलाते जा रहे हैं, तो क्या वो आपका 1000 ग्राम रह गया पानी? अगर मान लो आपने आधा गिलास पानी जला भी दिया गर्म करके, तो उसमें फिर 1 गिलास पानी मिल गया, फिर 1 गिलास पानी मिल गया, यानी वाटर का मात्रा भी बढ़ता जा रहा है। इससे भी क्या होगा? लवणता कम हो जाएगी, क्योंकि खौलने की दर, पानी गर्म होने की दर कम हो जाएगी। और यही काम महासागर में होता है कि नदियों के मुहाने पर स्वच्छ जल का विकास जो होता है, निकास होता है, जिससे प्रवाल के विकास के लिए प्रतिकूल दशाएं हो जाती हैं। अर्थात कि नदियों के द्वारा जो समुद्र में पानी लगातार लाया जाता है, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, यमुना हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, ये सभी नदियां क्या होती है? महासागर में तो गिरती हैं। इसीलिए तटीय क्षेत्रों पर कभी भी प्रवाल का विकास नहीं होता है, क्योंकि उससे उनके ब्लॉकेज हो जाते हैं। साथ ही साथ जल की स्वच्छता, देखो स्वच्छ जल में पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए भी प्रवाल विकास नहीं होता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि हाँ सर हमें जो है कि बहुत सारा प्रदूषण फैलाना चाहिए जिससे प्रवालों का अच्छा विकास हो सकेगा, तो ये बात भी गलत है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अवसाद होंगे ना जल में, तो ये अवसाद क्या करेंगे? प्रवालों के मुख पर जाके जमा हो जाएंगे, जिससे श्वसन क्रिया बाधित होगी और प्रवालों की मृत्यु हो जाएगी, जिसे हम लोग कहेंगे कोरल ब्लॉगिंग या कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। खासकर डेल्टाई मैदानों में इसी वजह से क्या होता है? प्रवालों का विकास नहीं होता, क्योंकि डेल्टाई मैदानों में एक तो स्वच्छ जल आ ही रहा है गंगा का, लेकिन गंगा के साथ बहुत सारा अवसाद भी आता है। क्योंकि आप देखो ना, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन क्षेत्रों में अवसाद युक्त मृदा का निर्माण किया गया, जलोढ़क मृदा, जिसमें बहुत अधिक सेडिमेंट्स होते हैं और ये प्रवालों के मुख पे जाके जमा हो जाएंगे, जिससे प्रवाल की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए किसी भी डेल्टाई क्षेत्र में, चाहे वो समुद्र वन का डेल्टा हो या फिर वो आपका सुंदरबन का डेल्टा हो, कहीं पर भी डेल्टाई क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रवाल देखने को मिलेगा ही नहीं। क्लियर हो गई बात? अब जरा हम बात कर लेते हैं जल की गहराई की बात। तो देखिए, जल की गहराई का मतलब होता है 30 फैदम। 30 फैदम का मतलब, 1 फैदम का मतलब होता है 6 फीट, और 30 फैदम का मतलब हो गया 180 फीट की गहराई तक इनका जो है कि विकास होता है समुद्र के तल से। और ये मतलब कि समुद्री चबूतरा, इसको सबमरीन प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, ये जब भी विकसित होंगे तो उबड़ खाबड़ वाली जगह पे विकसित नहीं होंगे, बल्कि इनके लिए एक चबूतरा टाइप का ऐसा प्लेन क्षेत्र रहेगा, तभी वो जाके विकसित होते हैं वहां पे। तो ये तो होगी बेसिक कंडीशंस उसकी। अब यहाँ पे 4 और 5 को हम डिस्कस करेंगे, फिर कोरल रीफ को हम कल डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 4 और 5 जो फैदम वाली बात थी, देखो जल की सतह से अंदर की परतों में जाने पर जब टेम्परेचर और लवणता में जब कमी आएगी, क्योंकि लवणता तो आपको तटीय क्षेत्रों में मिलेगी, या यूं कहें कि समुद्र के ऊपर वाले क्षेत्र में, क्योंकि पानी तो ऊपर का उड़ रहा है ना, अंदर गहराई का थोड़ा उड़ रहा है, और जब पानी ऊपर उड़ रहा है वाष्पीकरण से, तो ऊपर की परतों में तो लवणता मिलेगी, और सूर्य का प्रकाश भी ऊपर की परतों में आता है। लेकिन अंदर की परतों में जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, लवणता कम होगी। इन सभी की कमी से क्या होगा? सनलाइट और ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की उपलब्धता भी क्या होगी? कम होने लगेगी। और यह भी प्रवाल के विकास के लिए एक प्रतिकूल दशाएं होती हैं, क्योंकि जब पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो शैवालों का विकास नहीं होगा, जब शैवाल का विकास नहीं होगा तो प्रवालों को ना भोजन मिलेगा ना आवास मिलेगा। ठीक है, इसलिए
प्रवाल का जो विकास है वो छिछले जलीय भाग में होता है, यानी पहले 30 फैदम की गहराई से जल की ओर होता है। यानी इस तरीके से पहले क्या होता है, इस तरीके से देख सकते हो, ऐसे जो है कि 30 फैदम की गहराई से जल के लिए होता है, फिर तटीय क्षेत्रों से इसका विस्तार होने लगता है। हालांकि हम लोग तो यहाँ रह रहे हैं, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनका विकास जो है कि इतने नीचे होता है, इतना नीचा होता है, क्योंकि 30 फीट से गहराई तक आते हैं, फिर यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में विकास करते हैं। और इसी को कहते हैं कि जलमग्न स्थल की सतह पर फिर इनका विकास होता है। अंतः समुद्री चबूतरा होना आवश्यक है, पहले जल की सतह की ओर, फिर तट से दूर समुद्र में बाहर की ओर इसका विकास होता है, जिसके कारण पहले प्रवाल भित्ति में लंबाई में वृद्धि होती है, फिर धीरे धीरे चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो लंबाई का मतलब क्या हो गया, पहले वो 180 फीट यानी कि 30 फैदम तक वृद्धि करते हैं, फिर तट से हट के यानी खुले समुद्र की ओर इनका विकास होने लगता है। कुछ इस तरीके से प्रवालों का विकास होता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे जो है कि ठीक है। और जब यही वाटर लेवल, जो यहाँ पे वाटर दिख रहा है आपको, ये जो वाटर दिख रहा है तट के किनारे किनारे, जब ये वाटर लेवल डाउन हो जाता है तो यही स्थल खंड फिर बन जाता है, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो हमारे बने हैं। तो इनको तो मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों कल। आपका तटीय प्रवाल भित्ति, जिसमें लक्षद्वीप वगैरह मान सकते हो, अवरोधक बैरियर रीफ हो गए और एटॉल वगैरह हो गए, तो ये सब चीजें हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे बहुत सारी अपडेट्स आपको मैं देता रहता हूँ। साथ ही साथ आप अगर हमारे हैंडरिटन शॉर्ट नोट्स के साथ जाना चाहते हो तो आपको हमारे व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट करना होगा, मैसेज करिएगा, कॉल पिक नहीं होती है। डिटेल मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी थी, अगर आपने उसे स्किप किया है तो उसे जाके जरूर देखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।